नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोर्ट द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को एक रिसेंट जजमेंट आई है जो कि डिफेमेशन केस से रिलेटेड है, और इसमें जो जजमेंट आई है ये रिपोर्टेबल जजमेंट है और ये एप्लीकेबल होगी जितने भी माननीय कोर्ट्स हैं, पूरे इंडिया के जितने भी माननीय कोर्ट्स हैं उन पे सब पे ये एप्लीकेबल होगी। तो अक्सर जनरली देखा गया है कि डिफेमेशन का केस फाइल किया जाता है तो समन्स इशू होते हैं, तो जो प्रपोज्ड अक्यूज्ड होते हैं, जो अक्यूज्ड होते हैं वो आगे रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट तक जाते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, समन्स को चैलेंज करते हैं। तो ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, हेल्पफुल होगी जो डिफेमेशन केस से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स हैं और जो फिर जिनको समन्स इशू हुए हैं, तो ये जजमेंट के कंटेंट्स को एक बार देख लें और समझ लें और इस वीडियो पे एंड तक बने रहें। पहले लेमन टर्म्स में बता देते हैं कि इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सेक्शन 499 है वो डिफाइंड किया गया है। डिफेमेशन की जो परिभाषा है वो 499 इंडियन पिनल कोड में अवेलेबल है और इसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल तक की जो बताई गई है वो सेक्शन 500 के अंदर अवेलेबल है। तो डिफेमेशन की जो डेफिनेशन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी बता रखे हैं कि जो क्या कोई भी वर्ड्स कोई रीड करता हो या फिर साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन कोई पब्लिश करता हो, जब बनाता हो या इम्प्यूटेट करता हो, जिसको जानकारी हो कि इस तरह की इम्प्यूटेशन से हार्म हो सकता है रेपुटेशन पर्सन की, तो कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं जो कि डिफेमेशन के दायरे में नहीं आते हैं। वो एक्सेप्शंस जो हैं वो 499 के अंदर बता रखे हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन है कोई जो कोई सत्य बताता है और पब्लिक गुड विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड एंड पब्लिश्ड, या फिर एक्सेप्शंस है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के जो पब्लिक कंडक्ट हुए, और इवन एक्सेप्शन नंबर 4 है जो कोई भी रिपोर्ट होती है वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, पब्लिकेशन और जो कोई भी रिपोर्ट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट को जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट की है उसको पब्लिश करता है, तो ये भी एक्सेप्शंस में दायरे में आता है। तो कई एक्सेप्शंस होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सेप्शंस अगर किसी पर्सन के ऊपर डिफेमेशन का केस लगाया गया है और उसको समन्स इशू होते हैं, और समन्स इशू होने के बाद क्या वो ये ग्राउंड्स रेज कर सकता है कि मेरी जो भी मैंने पब्लिकेशन किया था, जब मैंने कोई भी स्टेटमेंट दी थी, वो एक्सेप्शन के दायरे में आता है। तो इसी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो क्वेश्चंस थे वो फ्रेम किए हैं और इसका जो आंसर्स हैं वो भी बताया है। तो पहले हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं, हुआ क्या था। यहाँ पर अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का ये केस है। तो यहाँ पर एक अपीलेंट थी, एक फॉरेन कंपनी थी, और फॉरेन कंपनी ने उन्होंने अपना एक एजेंट था, इंडिया के एजेंट थे, उनको जो है एजेंट बनाया हुआ था, और एक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक अपना टेंडर निकाला था, और जो अप्लाई किया था, टेंडर जब किया गया था, तो यहाँ पर जो फॉरेन कंपनी है उनके जो एजेंट है उन्होंने भी अप्लाई किया था, लेकिन जो टेंडर है वो उनको नहीं मिला था, बल्कि दूसरी किसी कंपनी को दे दिया गया था। और दूसरी कंपनी में के बाद जब अवार्ड कर दिया गया टेंडर को, जो फॉरेन कंपनी है उनके जो एजेंट है, जो फॉरेन कंपनी के एजेंट ने कुछ लेटर्स थे वो कम्युनिकेट किए थे चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी को और दूसरी हायर अथॉरिटीज को, लेटर थे, कम्युनिकेशंस दिए गए थे, और उसके बाद रिट पिटीशन भी डाली गई थी जिसमें जो कंप्लेनेंट है उनको भी पार्टी बनाया गया था, और उनकी जो पार्टी बनाया गया था, लेकिन जो रिट पिटीशन थी वो खारिज हो गई थी, डिसमिस हो गई थी। उसके बाद जो कंप्लेनेंट ने यहाँ पर एक डिफेमेशन का एक नोटिस, लीगल नोटिस भेजा था, और फॉरेन कंपनी जो थी उनको भी भेजा था कि आपके एजेंट ने कुछ लेटर्स हैं वो दिए थे जिससे हमारी रेपुटेशन को हार्म हुआ है। और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एक कंप्लेंट डाली गई थी, और फॉरेन कंपनी को भी जो है एक्यूज्ड बनाया गया था कि अब फॉरेन कंपनी ने अपने जो ग्राउंड्स रेज किए थे कि उन्होंने ऐसा कोई पावर अटॉर्नी जो है नहीं दी थी, और उनकी तो एक्सेप्शंस के अंदर आती हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला था मजिस्ट्रेट कोर्ट से
और इवन हाई कोर्ट में भी जो याचिका थी वो खारिज हो गई थी। बाद में फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो क्वेश्चंस ऑफ लॉ क्या फ्रेम किए थे और क्या उनका रिजल्ट आया, आइए हम इसके जजमेंट के कंटेंट्स में जाते हैं और थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लेंथी जजमेंट है, 50 पेज की, जो 50 पेजेस की जजमेंट है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं क्या था। ये स्पेशल लीव पिटीशन थी, वो फाइल की गई थी, और यह जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के जो जजमेंट ऑर्डर आया था, 5 क्या लिखा है कि 5 लाइन का ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया था, लेकिन ऑर्डर आया था 10 दिसंबर 2010 को। और जो लर्नर जज ने पटिशन थी 482 में जो पटिशन डाली थी, क्वेश्चन पटिशन, जिसे खारिज कर दिया था कि ये केस जो है मेंटेनेबल नहीं है, और जजमेंट पर रिलाई किया था। अब चैलेंज हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, क्या चैलेंज किया गया था, और यहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट है वो हाई कोर्ट में आए थे और उन्होंने एक्सेप्शन था, जो एक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उनके जो ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो कि 25 मार्च 2010 में आया था, और कहा था कि जो कंप्लेंट लॉन्च की है, यहाँ पर कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट लॉन्च की है 200 सीआरपीसी में, और यहाँ जो बताया कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो कंप्लेंट को रिटर्न कर दिया था प्राइम फेशिया फाइंडिंग, जो उनकी जो फाइंडिंग थी, जो कि अक्यूज नंबर 1 ने जो अपनी फाइंडिंग्स बताई थी, और उस फाइंडिंग्स को रिटर्न कर दिया था, और जो अपीलेंट है यहाँ पर उनको अक्यूज नंबर 2 बनाया था, जो फॉरेन कंपनी है, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनको भी बनाया था। उन्होंने ये बताया था कि ये सब जो है जॉइंटली और सिविली रिस्पॉन्सिबल है फॉर राइटिंग, सेंडिंग, पब्लिशिंग द अबव लेटर्स, जिसमें मैलिशियस और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं, और इम्पुटेशंस जो है वो कंप्लेंट के विरुद्ध दी गई हैं, और इसलिए जो समन था वो तीनों अक्यूज्ड को दिया गया था, सेक्शन 500, 107 और 34 इंडियन पीनल कोड के अंदर। 34 जो है कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है, 500 पनिशमेंट फॉर द डिफेमेशन से रिलेटेड है। और इसमें बताया कि अब फैक्ट्स क्या थे कि एक टेंडर था सो नंबर का, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया था, और उसमें 40 एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर्स थे, जो वेरियस एयरपोर्ट्स, जो जितने भी हिंदुस्तान में एयरपोर्ट्स हैं उसके लिए एक वो एयरफील्ड क्रैश फायर टेंडर्स का जो निकाला था उन्होंने टेंडर 40 की मांग की थी। और जो अपीलेंट है, यहाँ बताया अपीलेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया कि एक जर्मन बेस्ड मैन्युफैक्चरर है और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट बनाती थी, तो उन्होंने अपना एक पावर टॉनी जो है वो एक रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 है उनके फेवर में दिया था, और फिर जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, और उनको लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया गया था अपीलेंट का, और उनके पास पावर दी गई थी कि वो सूट भी फाइल कर सकते हैं और सारे स्टेप्स ले सकते हैं जो कि जरूरी होगा, जो टेंडर के प्रोसेस से रिलेटेड में जो भी जरूरी होगा उसमें ले सकते हैं। और जो कंपनी थी कंप्लेनेंट की, वो एक इंडियन एसोसिएट थी, जो कंप्लेनेंट है वो एक कंपनी थी और उनकी एक इंडियन एसोसिएट थी, एक कोर कंपनी है, और उसका डिस्क्रिप्शन था जो कि एक वो भी बिडर थी, जो टेंडर निकाला गया था उसकी बिडर थी। और 21 जुलाई 2008 को जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो बिड थी अपीलेंट की, मींस जो यहाँ पर जिनको अक्यूज्ड बनाया गया, उनकी बिड को रिजेक्ट कर दिया था और अवार्ड कर दिया था जो कंप्लेनेंट की जो कंपनी थी उनको, जो जिनके साथ एसोसिएट थे उनको अवार्ड कर दिया था। रिजेक्शन होने के बाद जो उनके जो एजेंट थे फॉरेन कंपनी के, उन्होंने 4 लेटर्स थे डिफरेंट अथॉरिटीज को दिए गए, मतलब लिखे। एक तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखा, तीसरा चीफ विजिलेंस ऑफिसर एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखा, चौथा चीफ विजिलेंस कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा कि कंप्लेंट किया उन्होंने कि फेवरेटिज्म किया गया और इरेगुलरिटीज की गई हैं टेंडर के प्रोसेस में। और लेटर में ये बताया गया था कि जो कंप्लेनेंट ने इलीगल और रॉन्गफुल मेथड से परस्यूट किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और जो टेंडर था उनको अवार्ड कर दिए गए थे, जो जिससे वो एसोसिएट थे। और लेटर जो कंटेंट, तो अब ये बताया कि उस एक्शन से डिससेटिस्फाइड हुए तो वो आगे उन्होंने फिर एक रिट पिटीशन थी हाई कोर्ट में दाखिल की 4 अगस्त 2008 को, और यूनियन ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी पार्टी बनाया, और साथ में कंप्लेनेंट को भी रिस्पोंडेंट बनाया उन्होंने। रिट पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई थी 13 फरवरी 2009 को। डिटेल ऑर्डर था जो कि चैलेंज नहीं किया गया उसके बाद, मींस वो रिट पिटीशन थी वो फाइनलिटी में चली गई। और उसके बाद 30 अप्रैल 2009 को कंप्लेनेंट ने एक लीगल नोटिस भेजा, मींस जो अपीलेंट है जो कि बाहर की फॉरेन कंपनी थी, और जो उनके एजेंट है उनको बताया कि जो 4 लेटर्स भेजे थे कंसर्ट अथॉरिटीज को वो डिफेमेटरी थे,
और उसके बाद अपीलेंट ने रिस्पॉन्ड किया उनके लेटर्स को, 20 मई 2009 को रिस्पॉन्ड किया उन लेटर्स को और कहा कि उन्होंने अथोराइज नहीं किया था अपने एजेंट को कि इस तरह के लेटर को लिखने के लिए, और इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं है इस तरह के लेटर के प्रिपरेशन में। लेकिन कंप्लेनेंट ने लॉन्च की कंप्लेंट और क्रिमिनल डिफेमेशन का केस और अबेटमेंट का भी बनाया 107, 499, 534 का, और ट्रायल कोर्ट ने कंप्लेंट को परस्यू किया और एग्जामिन किया विटनेस जो प्रस्तुत किए थे, और ऑर्डर दिया कि अक्यूज्ड को भी समन भेजा जाए, प्राइम फेशिया केस उनके अगेंस्ट भी बनता है। और अपीलेंट ने समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट में भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, जो है वो क्लैश हो गई थी। बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए। अब इसके जो क्वेश्चंस थे, दोनों पार्टीज ने अपने अपने सुप्रीम कोर्ट में अपने कंटेंशंस रेज किए, काफी लेंथी जजमेंट है ये। और बाद में जो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि कोई भी अगर प्राइवेट कंप्लेंट जब कंसिडर की जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा समन इशू करने से पहले, तो अक्यूज्ड को कन्फाइन कर लेना चाहिए कि जो एलिगेशंस बनाई गई हैं पिटीशंस को, और या फिर उनको जुडिशियल माइंड है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्लाई करना चाहिए कि वो जो एक्सेप्शंस जो रेज किए गए हैं कि वो एक्सेप्शंस में दायरे में आते हैं और उसको डिसमिस कर दें कंप्लेंट को, और कि ये बताएं कि कोई भी केस बनता नहीं है डिफेमेशन का। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि क्या ये हाई कोर्ट के पास ओपन है, मींस ये हाई कोर्ट जो है वो अपनी जो पावर है वो यूज कर सकते हैं, अगर जो 482 सीआरपीसी में जो पावर्स दी गई है नाइट पावर्स में, कि वो क्वैश प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकते हैं डिफेमेशन की, और सेट असाइड कर सकते हैं समनिंग ऑर्डर को, कि जो कोई भी एक्सेप्शंस के दायरे में आ रही हो तो क्या ऐसे में उसका इस्तेमाल करके अपनी हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी के अंदर पिटीशन को के दायरे में रख के जो समनिंग ऑर्डर है उसको क्वैश कर सकता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस थे वो फ्रेम किए। अब उन क्वेश्चन को देख करने से पहले अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्वेश्चंस थे जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे ये क्वेश्चंस कहा कि ये निकल के आए हैं अपील में, कि अब अपीलेंट के जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि मतलब जो अपीलेंट नहीं, कोर्ट ने जो अपील के जो के बेसिस पे जो क्वेश्चन थे वो ये जो है फ्रेम किए। क्या अपीलेंट ने कोई जो केस बनाया था जिसमें इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट है जुडिशियल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, और जो लर्न जज द्वारा जो हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था, तो अंडर चैलेंज तो कोई केस बनता है इंटरफेरेंस का कि नहीं बनता है। दूसरा, क्या कंपनी है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है डिफेमेशन का, जबकि डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स थी उन्होंने नहीं दी थी बल्कि उनके अथोराइज्ड एजेंट ने दी थी। और तीसरा ये क्वेश्चन उठा कि बेनिफिट ऑफ फोर्थ एक्सेप्शन है 499 इंडियन पीनल कोड के, वो बेनिफिट है जो वो अपीलेंट को दिया जा सकता है स्टेज पे कि नहीं दिया जा सकता। तो ये सारे क्वेश्चंस को जो है कोर्ट ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पिछली जजमेंट्स हैं उसके बेसिस पे पहले सभी जजमेंट्स को एनालाइज किया, और फाइनली जो रिप्लाई आया है उन क्वेश्चंस का, उन्होंने जो अपने एनालिसिस किया, तो वो हम देखते हैं। वो निकल के आया पेज नंबर हम 40 पे चलते हैं, पैरा नंबर 44 पे। अब यहाँ पर बताया कि मजिस्ट्रेट जो है वो कॉजनेंस लेते हैं ऑफेंस का, वो प्रोसीड करते हैं 200 सीआरपीसी में, जो कि प्राइम फेशिया सेटिस्फेक्शन होती है जब उनको कि क्रिमिनल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। तो पहले उनको देखना होता है कि जो एलिगेशंस जो लगाई गई है कंप्लेंट में, और जो स्टेटमेंट जो दी गई है कंप्लेंट द्वारा कंप्लेंट में, और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सपोर्ट कर रहा है एलिगेशंस को नहीं। अगर जो स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं विटनेस द्वारा और कंप्लेनेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है एलिगेशंस जो कंप्लेंट में जो दी गई है, तो कोर्ट ने कहा कि हम उसमें कंसर्न नहीं करते कि 202 में कि कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है तब जो रिपोर्ट्स है उसको देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। लेकिन जब मजिस्ट्रेट जो है इशू करने से पहले, प्रोसेस को इशू करने से पहले, 204 सीआरपीसी में प्रोसेस इशू करने से पहले, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि पहले ये देखता है, मजिस्ट्रेट को देखना है कि पहले डिसाइड करते हैं मजिस्ट्रेट की समनिंग ऑर्डर जो है, समन जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जब समन करते हैं तो पहले एग्जामिन करते हैं कि ये जो ओपिनियन है, जो मटेरियल्स क्या वो सफिशिएंट है कन्विक्शन के लिए कि नहीं। अगर ये सिर्फ उसको मजिस्ट्रेट सिर्फ इस केस में देखते हैं कि कन्विक्शन का इशू नहीं देखते हैं, पहले मजिस्ट्रेट ये ओपिनियन बनाते हैं कि जो मटेरियल्स जो है वो प्रोसीड करने लायक है कि नहीं है। ये नहीं देखा जाता कि उससे कन्विक्शन होगी कि नहीं होगी, इस चीज स्टेज को नहीं देखते। पहले ये देखा जाता है कि जो मटेरियल्स क्या सफिशिएंट मटेरियल्स हैं केस को आगे बढ़ाने के लिए कि नहीं।
अगर आगे देखिए आगे क्या बताया, सिंस अभी ऐसे दायरे में, ऐसे स्टेज पे अभी अक्यूज जो है वो एरिना में नहीं आए होते, क्योंकि समन्स जो है वो इशू नहीं हुआ होता उनका, तो इसलिए जो अक्यूज को अभी एरिना में नहीं आना होता, क्योंकि पहले तो समन इशू होगा, फिर उसके बाद जो है उनको अपनी अपीयरेंस देनी होगी और बेल बॉन्ड वगैरह भरने होंगे। तो अभी कोर्ट ने कहा कि जब इशू करने से पहले जो अक्यूज्ड है वो एरिना के दायरे में नहीं आता, मतलब मींस कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं। सिर्फ वो अभी मजिस्ट्रेट को सिर्फ इतना देखना है कि सफिशिएंट मटेरियल्स बनते हैं कि नहीं बनते, कि प्रोसीड किया जाए कि नहीं किया जाए। तो क्वेश्चन ऑफ अक्यूज्ड की अब अक्यूज्ड का जो डिफेंस है इस स्टेज पे, तो कि प्रोसेस इशू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे में अभी वो उसका केस बनता नहीं है, मतलब अक्यूज्ड का जो है अरीना में नहीं आए होते, तो अभी अक्यूज्ड को कोई बोलने मतलब जो डिफेंस रखने का जो है मौका नहीं दिया जाता इसमें। तो अभी सिर्फ इस केस में सिर्फ इतना देखना होता है कि मजिस्ट्रेट को सिर्फ यहाँ तक ही जुडिशियल माइंड यूज करना होता है कि प्राइम फेशिया केस जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो मींस प्राइम फेशिया केस को ऐसे बताया कि जो प्रोसीड करने लायक है कि नहीं है। अगर मटेरियल्स जो प्रस्तुत किए गए हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष 200-202 के अंदर कोई, तो मजिस्ट्रेट को यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि प्रोसेस जो है वो जो बनता है कि नहीं बनता, वो सिर्फ मजिस्ट्रेट जो है वहां तक ही सीमित रहेंगे जो मटेरियल्स उनके समक्ष रखे गए हैं। तो अगर कंप्लेंट लगेगा कि ये डिसमिसल का केस बनता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो अपने ब्रीफ रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करने के बाद केस को खारिज कर सकते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइम फेशिया सेटिस्फेक्शन पे आते हैं कि प्राइम फेशिया केस पे कि जो केस बन रहा है और सफिशिएंट ग्राउंड्स बनते हैं प्रोसीड करने के लिए, तो ऐसे में जो है उसको रोका नहीं जा सकता, उनकी पावर्स को, और वो इशू है वो करेंगे, प्रोसेस को इशू करेंगे। और इसके बाद फिर बताया कि जब मजिस्ट्रेट जो वो स्टेज होती है जिसमें मजिस्ट्रेट इशू करते हैं प्रोसेस को, तो उनको सिर्फ ओपिनियन बनाना होता है कि एलिगेशन जो कंप्लेंट में दी गई है और जो मटेरियल्स हैं वो जो सफिशिएंट हैं कि नहीं है। अगर 200 और 202 के देखते हो, अगर सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग एग्जिस्ट करती है तो ये तभी वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग से है वो कोर्ट की भिन्नता होती है उसमें सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन, यानी कि केस को प्रोसीड करना है तो उसमें सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये चीज नहीं देखनी है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग है। सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो टोटली जो है वो अलग है सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ द कन्विक्शन से। तो सिर्फ इतना देखना है कि मटेरियल्स में सफिशिएंट बन रहे हैं, जैसे प्राइम फेशिया केस बन रहा है और उसे प्रोसीड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पर जो एक्सप्रेस टर्म्स ये साफ साफ कहते हैं कि जो मजिस्ट्रेट को ये कंसीडर करना है कि कोई एक्सेप्शंस जो है 499 के अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते। अगर देयर इज नो वार आइदर, लेकिन जो यहाँ पर कोर्ट ने ये देखा कि जो यहाँ पर एक ओपिनियन बनाते समय एक्सेप्शन अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये नाइदर अ कंप्लेंट ऑफ डिफेमेशन is likely to drafted with consent nor statement to be made on oath and the evidence adduced give an escape route to the accused to at this threshold। क्योंकि अभी तो accused की जो है अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आई होती ऐसे केस में, तो यहाँ पर जो है सिर्फ इतना ही देखना है कि वो सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग बनता है कि नहीं बनता। अगर एक्सेप्शंस को देखते हुए 499 पे, तो मजिस्ट्रेट को यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड यूज करना है। अगर वो जस्टिफाई करते हैं कि इस कंप्लेंट को खारिज कर देना चाहिए, तो वो तब वो ये नहीं होगी कि अब उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सेसिव मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर चले गए। तो अगर डिसमिस भी करनी है तो उनको अपने रीजंस बताने होंगे। तो यहाँ पर सेम एस्पेक्ट जो है हाई कोर्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। 482 सीआरपीसी में जब हाई कोर्ट अपनी पावर यूज करते हैं तो अक्यूज्ड की ने क्राइम किया कि नहीं किया, क्या फिर वो एक्सेप्शंस के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कि प्रेयर बनाई जाती है कि क्वेश्चन की। तो यहाँ पर वेल सेटल लॉ है कि हाई कोर्ट जो है वो भी फर्दर नहीं जा सकते और स्कोप ऑफ इंक्वायरी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जो स्कोप ऑफ इंक्वायरी जो है वो काफी लिमिटेड होता है। उसमें भी अक्यूज्ड जो अगर रिलाई करते हैं मटेरियल्स को जो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं थे, तो सिंपल प्रोपोर्शन यही रहता है कि मजिस्ट्रेट वो इसलिए नहीं कर सके, जो मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं वो हाई कोर्ट को भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो इसलिए अंडरमाइन नहीं करनी चाहिए हाई कोर्ट की जो पावर है। सेक्शन तो वो यहाँ पर ये बताया कि हाई कोर्ट के पास जो अंडरमाइन पावर्स है 482 सीआरपीसी में, तो पावर्स जो है वो हमेशा अवेलेबल होती हैं
और जो एक लीगल टर्मिनोलॉजी बताई गई एक्स डेबिटो जस्टिशिया, तो मींस जो बताई गई है कि टू डू रियल एंड सब्सटेंशियल जस्टिस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके पास सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही वो पावर एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो टेस्ट लेड डाउन किए गए हैं क्वैशिंग ऑफ एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, जो कि पुलिस रिपोर्ट द्वारा दी गई है, इन द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 482 नॉट बीइंग सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट जो लेड डाउन किए गए हैं 204 सीआरपीसी विद 200। तो ये सब चीजें करने के बाद, बताने के बाद यहाँ पर बताया कि जो स्टेटमेंट ली गई है अक्यूज्ड की, मतलब कंप्लेनेंट की ओथ पे, और विटनेस प्रस्तुत किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो प्रस्तुत किया गया है, अगर इसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता है प्रोसीडिंग्स का, अगर उसे कंटिन्यू किया जाता है तो तब वो अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लीगल प्रोसेस होगा। तो और साथ में ये बताया कि अगर जो इशू प्रोसेस होता है 204 के अंदर सीआरपीसी में, 200 और 204 सीआरपीसी में, तो वो इप्सो फैक्टो विशिएटेड मतलब खराब नहीं हो सकता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने कंसिडर नहीं किया एक्सेप्शंस को। तो यहाँ पर साथ में ये कहा कि ऑफ कोर्स हाई कोर्ट जो है कन्विंसिंगली डिमॉन्स्ट्रेट, हाई कोर्ट को कन्विंसिंगली डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए कि जो बेसिस ऑफ द कंप्लेंट और जो मटेरियल्स रखे गए हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, और विदाउट बीइंग एनीथिंग मोर, तो फैक्ट्स जो है, अगर कोई प्राइम फेशिया केस नहीं बनता है, द फैक्ट्स ये बताते हो कि कोई प्राइम फेशिया नहीं बनता है, तब कॉन्सिक्वेंटली प्रोसीडिंग्स को क्लोज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइम फेशिया केस बन रहा है तो नहीं। तो ये सारे डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर पाया कि ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 202 का रिपोर्ट्स नहीं किया था, और जो रिपोर्ट्स थी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की, तो ऐसे में केस जो है वो बनता नहीं, मतलब एज केस डिड नॉट, तो उसमें जो रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो बनती नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने 202 के अंदर जो अपना प्रॉपर जो रिपोर्ट्स था वो नहीं किया गया था, और कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई, लिखी है इसमें कि ट्रायल कोर्ट को जस्ट जो एक ब्रीफ रीजंस बताना होता है कि उन्होंने अपना अप्लाई किया माइंड को। इस स्टेज पे ट्रायल कोर्ट ने जब समन इशू किया था तो दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो सेटिस्फाई किए थे कि अनकंट्रोवर्टी एलिगेशन जो दी गई है पिटीशन ऑफ द कंप्लेंट रीड विद द एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, और जिससे प्राइम फेशिया बनता है कि प्राइम फेशिया सजेस्ट होता है कि ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, और क्या एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस में उसको प्रोसीड करना चाहिए। तो यहाँ पर एलिगेशंस को देखते हुए कंप्लेंट की और एविडेंस जो प्लेस किए गए थे ट्रायल कोर्ट द्वारा, और प्लेन रीडिंग ऑफ द ऑर्डर्स 25 मार्च 2010 का जो आया था, तो इसमें समन्स इशू हुए थे अक्यूज्ड के ऊपर। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई प्राइम फेशिया केस ना बनता हो। तो यहाँ पर प्राइम फेशिया केस बनता था तो ये बेनिफिट ऑफ जो फोर्थ एक्सेप्शन जो है, जो प्लीड करना चाहते हैं, तो वो अपीलेंट के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाए, और जब भी डिफेंस करने का मौका मिलता है तो वो रेज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है फोर्थ एक्सेप्शन तक अभी तक यहाँ पर कन्फाइन नहीं किया कर सकते हम इसमें। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, ट्रायल कोर्ट ने कोई अनजस्टिफाइड नहीं किया था कि उन्होंने समन्स जो है अक्यूज्ड के फेवर में, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो है दिए थे, जो मटीरियल्स उनके समक्ष रखा गया था। तो अब ये कि ओमिशन करना कि लर्न जज ने ओमिट कर दिया था, तो ये ऐसे में कोई इंटरफेयर करने की कोर्ट ने कहा हम नहीं कर सकते हैं स्टेज पे, और इसलिए जो आंसर्स था वो अपीलेंट के अगेंस्ट में गया। और क्वेश्चन बी और सी के थे, तो उन्होंने कहा कि जो आर्गुमेंट्स एडवांस करने के बाद यहाँ पर पाया कि तो इस स्टेज पे कोई अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि जो आर्गुमेंट्स जो एडवांस किए गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स थे वो एडमिटेड किए गए थे या फिर एक्सेप्टेड बाय द कंप्लेंट, और उसको अभी प्रूफ करने का समय आया नहीं है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर जो बता रहे हैं कि वो अभी प्रूफ नहीं हुई है, अपीलेंट जो है वो कह रहे हैं कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी थी, मतलब कि आप ऐसे स्टेटमेंट दो, तो कहा कि अभी वो प्रूफ नहीं हुई है अपीलेंट द्वारा, तो वो अभी भी जो है कंसिडर नहीं की, इसलिए लर्नर जज ने, और ना ही कंसिडर की माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर प्रूफ करना है तो अफेक्ट इम्पोर्ट नेसेसरी कि ये सब ट्रायल कोर्ट के समक्ष ही प्रूफ की जा सकती है, जो गाइडिंग फैक्ट्स होंगे और एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्सेप्शंस होंगे, जो कि एक जो जजमेंट आई थी उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर एस्टेब्लिश ये होता है कि जो अथोराइज्ड एजेंट है, ये इसी कोर्ट ने बताया कि ये एस्टेब्लिश होता है कि अथोराइज्ड एजेंट जो हैं उन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो दी थी विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, और विदाउट द कंसेंट तो
कि उनके पास नॉलेज नहीं थी डिफेमेटरी स्टेटमेंट की, तो उसके बाद उन्होंने भी ना नॉलेज होने के बाद भी उन्होंने कोई रेप्रीमेंड नहीं किया था, और वो ना ही वो डिसोन्ड कर रहे हैं स्टेटमेंट की डिसोन्ड किया था। तो इसमें कोई रीजन नहीं बनता है कि ऐसे में कि कोई केस को प्रोसिक्यूशन द्वारा उनके अगेंस्ट नहीं चलाया जाए। और कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाएं, और जो फोर्थ एक्सेप्शन जो है वो अट्रैक्ट होता है, तो जहाँ पे कोई डिफेंस प्लीड करना चाहते हैं तो बर्डन ऑफ या फिर डिस्चार्ज ऑफ बर्डन है वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष ही रख सकते हैं। तो इन आवर ओपिनियन अभी वो स्टेज नहीं आई है कि उसमें इंटरफेयर किया जाए। तो ये इस चीज को ओपन रखा जाता है, इस पॉइंट को ओपन रखा जाता है, जो कि ट्रायल कोर्ट्स डिसाइड करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो कंक्लूजन देने के बाद ये कोर्ट ने कहा कि हम इस पर अपील को डिसमिस करते हैं, और इसमें कोई ऑर्डर कॉस्ट की नहीं बताई, और काफी मैटर अनड्यूली डिले हो गया था। और ट्रायल कोर्ट को कहा कि निर्देश किए कि ट्रायल कोर्ट जो है इनकरेज किया था कि वो एक्सपीडाइट जल्दी से जल्दी इस केस को जो है वो एडजुडिकेट करें। तो कंक्लूजन यही निकला कि कोई भी एक्सेप्शंस अगर रेज करनी है तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष ही रेज की जा सकती है, लेकिन क्योंकि अभी ऐसे में डिफेंडेंट के पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना ही अभी डिफेंडेंट के पास वो मतलब टाइम आया था कि वो अपने एविडेंसेस लीड कर सके, सिर्फ अभी समन्स इशू हुआ था। तो इस ग्राउंड्स पे नहीं रिजेक्ट की जा सकती कंप्लेंट को कि उन्होंने एक्सेप्शंस को मजिस्ट्रेट ने नहीं देखा, और सिर्फ ये बताया फाइनली कि जब भी केस जो समन्स इशू होते हैं तो मजिस्ट्रेट सिर्फ इस पॉइंट को देखता है कि सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग्स होना जरूरी है, ना कि सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द कन्विक्शन। तो सारे जो मटेरियल्स सामने समक्ष रखे गए, 200 सीआरपीसी के अंदर कंप्लेंट की ओथ और विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए, तो यहाँ से फाइनली कंक्लूजन निकला कि जो मजिस्ट्रेट का जो डिसीजन था, जो समन्स इन्होंने इशू किए थे, वो करेक्ट था। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें अभी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो ये थी जजमेंट जो कि 5 अक्टूबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।